हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें आपकी जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई जो 16 नंबर की है, और दूसरी इकाई में पहला जो बिंदु है वो है काव्य के गुण दोष। तो इस इकाई में आज अपने सबसे पहले काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य के गुण दोषों को जानने से पहले काव्य क्या है, इस काव्य के ऊपर अपनी बातचीत रहेगी, इस पर आज की चर्चा रहेगी। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको जो आपकी पहली इकाई है वह भी 16 नंबर की है, तो उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक काल दिया गया है। उससे संबंधित जो अध्ययन है वो पूर्व की वीडियो में मैंने आपको करवाया है, और उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी मैंने करवाए हैं। अब इस वीडियो में अपने जो आपकी दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई पर चर्चा करेंगे। याद रहे, ध्यान देवें, ये इकाई भी 16 नंबर की है। जो इसका पहला बिंदु है काव्य के गुण दोष, ये 2 नंबर का है। यहां कितने अंक का है? ये 2 अंक का है। ये 2 अंक का बिंदु है ये। तो अपने इन 2 अंकों को लेकर के चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं काव्य क्या है, काव्य के गुण दोष। काव्य क्या है? देखिए बेटा, सामान्य सी बात है, किसी जगह जाना होता है, कहीं पहुंचना होता है, उस जगह उस स्थान पर जाने से पहले हमें उस मार्ग के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, नहीं उसके बारे में विज्ञ होना जरूरी है। अगर उसके बारे में अनभिज्ञ है, रास्ते के बारे में, मार्ग के बारे में, तो उस मंजिल, उस स्थान, उस जगह, उस लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए कठिन हो जाए। इसलिए काव्य को जानना, उसको समझना अति आवश्यक है। काव्य क्या है? प्रश्न है अपने आप में। क्या है काव्य? का स्वरूप बहुत बड़ा है, व्यापक है। आमतौर पर हम सामान्यतः कविता को ही काव्य का रूप मानते हैं। ये भी बात सही है बेटा, काव्य में ही इसकी गणना होती है। लेकिन इसका जो स्वरूप है, काव्य का जो स्वरूप है, वो अपने आप में बहुत ही व्यापक, जटिल और सूक्ष्म है। व्यापक है, काव्य का स्वरूप अपने आप में व्यापक, काव्य का स्वरूप क्या माना जाता है? अपने आप में अत्यंत व्यापक, जटिल और सूक्ष्म माना जाता है। इस काव्य के स्वरूप को लेकर के बहुत से विद्वानों और विचारकों ने इसके संबंध में अपने अपने मत है, अपने अपने विचार है, वो प्रकट किए। इन विद्वानों में बहुत से भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, यानी स्वदेशी और विदेशी।
दोनों तरह के विद्वानों ने काव्य को लेकर के अपने अपने मत प्रकट किए। सबसे पहले अपने बात करते हैं भारतीय विद्वानों की। इन्होंने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सोच के अनुसार अपने विचार रख करके इसको परिभाषित करने की कोशिश की। सबसे पहले इस संदर्भ में हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जिनके मत के बारे में, विचार के बारे में जिस विद्वान की बात कर रहे हैं, वो है दंडी। सबसे पहले नाम आता है दंडी का। इन्होंने संस्कृत में लिखा है इष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली काव्यम। इष्टार्थ इष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली काव्यम। ये संस्कृत में दंडी ने परिभाषा दी है। इसका अर्थ है कि इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। इष्ट अर्थ से युक्त पदों को। ध्यान देवे बेटा, यहां ये आचार्य दंडी की परिभाषा है, जिन्होंने संस्कृत में इसको परिभाषित किया है। इष्टार्थ वयवच्छिन्ना पदावली काव्य। हिंदी में इसका अर्थ है इष्ट अर्थ से युक्त पदों को काव्य कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है इसकी, तो ज्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद में एक और भारतीय का नाम आता है भामह। दूसरे हैं भामह। इन्होंने भी संस्कृत में ही काव्य की परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम संस्कृत में। शब्दार्थो सहितो काव्यम मतलब हिंदी में इसका अर्थ है शब्द और अर्थ सहित रचना को। शब्द रचना को काव्य कहते हैं। संस्कृत में भामह की जो परिभाषा है शब्दार्थो सहित काव्यम, शब्द और अर्थ सहित रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। इसके बाद में फिर और एक विद्वान भारतीय ही है जिनका नाम है विश्वनाथ। इन्होंने भी अपने ढंग से काव्य की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने संस्कृत में ही लिखा है वाक्य रसात्मक काव्यम।
वाक्य रसात्मक काव्यम। तात्पर्य रसपूर्ण वाक्य काव्य है। हिंदी में अर्थ है रसपूर्ण वाक्य है वो काव्य है। इसके बाद में एक और भारतीय विद्वान का हम जिक्र करेंगे, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने भी अपने ढंग से संस्कृत में ही इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। संस्कृत में उक्ति है इनकी। मतलब इसका यह है, अर्थ इसका यह है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वो काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने अपने अपने मत, अपने अपने विचार से काव्य की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं बेटा कि ऊपर के जितने भी विचारक हैं इन सब में एक और, इससे पहले एक और विचार आचार्य मम्मट, उनका भी हम जिक्र करेंगे बेटा। पांचवें हैं मम्मट। पंडित जगन्नाथ के बाद में आचार्य मम्मट, इन्होंने भी संस्कृत में ही लिख करके और काव्य को परिभाषित किया है। तद 200 शब्दार्थों तद 200 शब्दार्थों सगुण वन कल्कृति दोबारा सुने से तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति सगुणा वन लंकृति पुनः कतिपय। तद 200 शब्दार्थों सगुणा वन लंकृति पुनः कतिपय। तात्पर्य इसका हिंदी में अर्थ है इसका बेटा कि दोष रहित गुण सहित, दोष रहित दोष रहित गुण सहित
इसका अर्थ है दोष रहित, गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार। यदा कदा अलंकार विहीन शब्दार्थ को आचार्य मम्मट की परिभाषा तद 200 शब्दार्थो तैगुण ना वन अलंकृति पुनः कतिप्य, यानी दोष रहित, गुण सहित तथा यदा कदा अलंकार विहीन शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये आचार्य मम्मट की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बेटा, ऊपर जितने भी हमारे भारतीय विद्वान हैं, इनमें अगर युक्ति संगत विचार की बात करें, एक उपयुक्त युक्ति संगत जो विचार प्रतिपादित किया है वो है आचार्य मम्मट। ये मानते हैं, आचार्य मम्मट मानते हैं कि शब्द और अर्थ, आचार्य मम्मट का मानना है कि शब्द और अर्थ काव्य की, शब्द और अर्थ काव्य, शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ को, जहां शब्द है अर्थ है, वो क्या है? काव्य है। जो दोष मुक्त हो, गुण युक्त हो और रसाभिव्यक्ति हो, ये मानते हैं, आचार्य मम्मट का मानना है कि शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, और जो अपने आप में दोष मुक्त हो, गुण से युक्त हो और रस की अभिव्यंजना करने वाला का मानना है कि शब्द और अर्थ को हम काव्य कहते हैं, और वह काव्य जो दोष से मुक्त हो, गुण से युक्त हो और रस को अभिव्यक्त करने वाला। तो जरूरी नहीं है उसके अंदर अलंकार हो, अलंकार का होना कोई आवश्यक नहीं है। अलंकार से सिर्फ काव्य की साज सज्जा होती है। यहां साज सज्जा करना इनके अनुसार कोई जरूरी नहीं, इसलिए अलंकृत न हो न हो, इन्होंने लिखा भी है अलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट ने लिखा है अलंकृति अलंकृत को जरूरी नहीं, इसके लिए संस्कृत में उक्ति दी है कि अलंकृति पुनः क्वापि। ऐसा कह करके ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि यथासंभव जितना भी हो सके शब्दार्थ अलंकृत हो या न हो, तब भी रस पूर्ण होने से काव्य का अभाव नहीं माना जाएगा। यानी रस का होना तो जरूरी है, लेकिन अलंकार का होना जरूरी नहीं है। यदि अलंकार का अभाव है तो भी उसे क्या माना जाएगा? काव्य माना जाएगा। इस प्रकार से उपयुक्त जितने भी आचार्य हैं इनकी परिभाषाओं में, जैसे मम्मट ने यह बताया, एक शब्द रखा है मम्मट ने सगुण। उपयुक्त परिभाषा में जो मम्मट की परिभाषा है उसमें तदा 200 शब्दार्थ हो सगुण वन अलंकृत ही पुनः क्वापि, इसमें सगुण शब्द है। तो सगुण शब्द यह प्रकट करता है कि गुण युक्त शब्द अर्थ ही काव्य के लिए आवश्यक है। ये सगुण शब्द है आचार्य मम्मट का, यह बताता है, यह अर्थ प्रकट करता है कि गुण युक्त शब्द अर्थ ही काव्य के लिए आवश्यक है, अलंकार कोई आवश्यक
नहीं है। आचार्य की ऊपर जो इन्होंने हमण ने परिभाषा दी है जिसमें सगुण शब्द आया है, और यह सगुण शब्द बताता है, स्पष्ट करता है कि गुण युक्त शब्द अर्थ ही, गुण युक्त शब्द अर्थ ही काव्य के लिए आवश्यक है। ये काव्य के बारे में बात चल रही है बेटा, काव्य पर हमारी चर्चा हो रही है। अब आगे इसी संदर्भ में काव्य के, हिंदी काव्य के स्वरूप जो है उस पर आधुनिक हिंदी साहित्य के विचारकों ने भी अपने मत प्रतिपादित किए हैं। ये तो हमारे प्राचीन विद्वान थे हिंदी साहित्य के। इसके अलावा हिंदी काव्य के स्वरूप पर आधुनिक हिंदी साहित्य के जो विचारक है उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। इनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आधुनिक युग के जो विचारक हैं जिनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाम लिख रहे हैं इनका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में आचार्य है रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास के बाद में जयशंकर प्रसाद व मुंशी प्रेमचंद। आदि आधुनिक हिंदी साहित्य के ये वे विचारक हैं जिन्होंने काव्य को लेकर के अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। द्विवेदी जी ने तो कवि और कविता नामक निबंध में लिखा है, कवि और कविता नामक निबंध में लिखा है, सादगी, सरलता, सादगी, असलियत, क्षमा करना, सादगी, असलियत और जोश, ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। सादगी, सादगी, असलियत और जोश आदि रचनाकार ने, द्विवेदी जी ने क्या लिखा है,
कवि और कविता नामक इनका जो निबंध है उसमें इन्होंने काव्य के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, सादगी, असलियत और जो शादी, ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही। इसी तरह से शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह काव्य के लिए जो बात कही है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान दशा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था हृदय की मुक्तावस्था उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मुक्ति की हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, जो शब्द विधान करती आई है, जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये जो विचार है काव्य के संदर्भ में, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किया है बेटा। ये हो गए बेटा अब तक हमारे स्वदेशी विद्वानों के, विचारकों के काव्य को लेकर के उनके विचार, उनके मन। अब इसी के अंदर मैंने पूर्व में आपको इसी वीडियो में बताया है कि काव्य को लेकर के देशी और विदेशी यानी स्वदेशी अपने देश के और बाहर के पश्चिम के विद्वानों ने भी काव्य के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। अब उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि भारतीय के साथ साथ या भारतीय नहीं, पाश्चात्य विचारकों ने भी काव्य की कला पर अपने जो विचार रखे हैं, उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है अरस्तु। पाश्चात्य विद्वानों में नाम आता है वो है अरस्तु। अरस्तु ने इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, अरस्तु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पोइटिक्स, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? पोइटिक्स। इस ग्रंथ में इन्होंने काव्य को कला की अनुकृति कहा है, काव्य को कला की अनुकृति नाम दिया है। और
इस अनुकृति के लिए यानी काव्य की कला बताने के लिए अरस्तु ने कहा है कि इसके लिए कल्पना का होना आवश्यक है। इसका आवश्यक है, कल्पना का होना आवश्यक है। इसके अलावा पश्चिम के जितने विद्वान हैं उनके ऊपर अरस्तु का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। इन पश्चिम के विद्वानों में अरस्तु के अलावा मैथ्यू वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू के बाद में वर्डवर्थ, ये नाम है बेटा। अरस्तु के बाद में मैथ्यू वर्ड्सवर्थ, पूरा नाम इनका वर्ड्सवर्थ पढ़े। आओ, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, आदि ये पश्चिम के विचारक हैं जिन्होंने काव्य पर अपने विचार प्रकट किए थे। तो ये काव्य के स्वरूप को लेकर के चर्चा हो रही है। अब काव्य का जो स्वरूप है, काव्य के स्वरूप का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से होता है। कितने तत्वों से? काव्य के स्वरूप का निर्माण 5 तत्वों को लेकर के होता है बेटा। ये तो ऊपर आपने अब तक जो अध्ययन किया है उसके अंदर भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के विचार थे जिन्होंने अपने अपने ढंग से, तरीके से काव्य को परिभाषित किया है। अब आगे जो बात हम कर रही हैं वो है काव्य का स्वरूप का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से किया जाता है, जिसमें शब्द अर्थ, 1 नंबर शब्द, 2 नंबर अर्थ, शब्द अर्थ, भाव कल्पना, और 5वां है विचार। हम समझ गए बेटा इस बात को अच्छी तरह से कि काव्य के अंदर शब्द होना चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए, उस अर्थ का भाव होना चाहिए, उसमें कल्पना होनी चाहिए और विचार होना चाहिए। इस प्रकार से निर्मित जो साहित्य होगा वो काव्य की श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये था बेटा काव्य का स्वरूप जिसको हमने परिभाषित किया है। अब अगले वीडियो के अंदर हम आगे काव्य के गुण दोष है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।